नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है सुबह के यहाँ पर 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर यूपीपीसीएस और आरओएआरओ की यहाँ पर जो है, जैसा कि आप सभी तो आरओएआरओ का री एग्जाम यहाँ पर जो है आप लोग को लगभग पता है कि जून माह में प्रस्तावित, तो वहीं आपके जुलाई माह में जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है यहाँ पर होने वाला है। तो इसको लेकर के आप लोग एकदम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैंने बार बार बताया है कि हमें कछुए की चाल को बनाए रखनी है, क्योंकि कछुए की चाल होती है यही जो है ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में जो है जितनी हम धैर्यता के साथ और जो है क्या कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, सफलता उतनी ही हमारे पास चल करके आती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि आपका ये प्रैक्टिस क्लास होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। उससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर दें, क्योंकि आज जब क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लास आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और क्योंकि भैया जब चीज़ें पढ़ाता हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि एक बार पढ़ोगे तो निराश नहीं होगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। जी यहाँ पर आपको सही कथन चुनने कह रहा है। ये तीन जो है आपके सामने कथन दिए, माफ़ करिएगा, 4 कथन दिए गए। इन चारों कथनों को देखिए और बताइए कि आपको सही कौन सा लग रहा है। ठीक है, चलिए भैया आप लोग जवाब दीजिएगा, आपके जवाब ही जो है प्रतीक्षा में हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, और जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ कि क्लासेस करने आया करिए तो ज़रूर यहाँ से जब आप जाया करिए तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करिए। और उन शॉर्ट नोट्स को जो है रिवीजन करना मत भूला करिए, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बार बार कहा आपकी स्ट्रेटजी अगर सही होगी तभी आपके जो समय देते हैं उससे एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। क्योंकि रिजल्ट निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है आपकी अच्छी स्ट्रेटजी। ठीक है, बहुत लोग स्ट्रेटजी पर नहीं ध्यान देते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान में डाल देते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो ऐसा रिजल्ट उन्हें नहीं दिखता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। अर्थात यहाँ पर जितने लोगों ने ये बताया कि दूसरा कथन गलत है, बिल्कुल सही है। जी भैया 1975 ये नहीं है, इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1973 को। कब? 1 अप्रैल 1973 को क्या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब खैर हाल ही फिलहाल में क्या प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट को सबमर्ज कर दिया गया है। मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ मेरी क्लासेस को आप देखा करिए तो आपको खुद ब खुद चीज़ें आराम से और अच्छे समझ में आएंगी। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। चलिए भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसलिए आसान कह रहा हूँ क्योंकि लगभग इस पर अगर आप लोग थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया से संबंध में इसमें से जो है केवल 1 या 2 हैं, बाकी 2 है ही भी नहीं। ठीक है, जैसे आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, मंगोलाइड। जी भैया मंगोलाइड जो है ये आपके कहाँ पर, दरअसल आप जब देखेंगे एशिया महाद्वीप पर, जी भैया केवल एशिया महाद्वीप पर जब आप देखेंगे तो आपको मंगोलॉयड ही पता लगता है। ठीक है, इनकी क्या होती है ना, इनकी आंखें छोटी होती है, त्वचा का रंग पीला होता है और इनकी हाइट लगभग 166 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, ये इनकी खासियत होती है। ओके, और इनके बाल जो है काले होते हैं, ऐसी चीज़ें इनके बारे में बताई जाती हैं। वहीं आपका दिनारी के बारे में पूछा जाए तो ये आपके जो नॉर्डिक पीपल नहीं होते हैं। जी भैया नॉर्डिक, जब आप लोग यूरोप में जाते हैं और सबसे उत्तरी साइड में, तो वहाँ जो लोग होते हैं उन्हें नॉर्डिक कहा जाता है। और मेडिटेरेनियन, जी भैया ये नॉर्डिक और मेडिटेरेनियन के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जैसे आप मेडिटेरेनियन देख रहे हैं। ठीक है, और मेडिटेरेनियन क्या होते हैं, मेडिटेरेनियन दरअसल वो उस क्षेत्र के लोग हैं। इसमें आपका भारत भी आता है। ठीक है, इसमें आपका भारत भी आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दरअसल इंडिया का अगर आप नॉर्थ ईस्ट हटा दीजिए तो जो इधर के लोग हैं वो मेडिटेरेनियन में आते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं जैसे तो वो क्या, वो मंगोलॉयड में आते हैं। ये चीज़ आप समझ जाते हैं, इंडिया में भी मिक्स रेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए अर्धचंद्र, जब हमें जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें वो आधा नज़र आता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लगभग नज़र आता है ऐसे।
आधा नज़र आता है। तो ये पूछ रहा आधा नज़र आने का रीज़न क्या होता है, बताइए। अब तो रमज़ान महीना भी शुरू हो चुका है और चाँद पर ही देखिए, उनके भी काफ़ी त्यौहार चाँद पर है, हमारे हिंदू धर्मों के त्यौहार भी चाँद पर है। तो हम लोगों ने प्रकृति से ही एक दूसरे को जोड़ रखा है, बस समझने का फेर है। तो जितने लोगों ने क्या 90 डिग्री जवाब दिया, जी भैया 90 डिग्री जब अर्धचंद्र होता है यानी कि हाफ मून होता है, तो 90 डिग्री जो है सूर्य क्या करता है, पृथ्वी और चाँद के बीच का कोण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो है कब लागू किया गया था? चलिए, बहुत ही डायरेक्ट बेस प्रश्न है। इसका रीजन क्या था? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन का मेन कारण ये था कि हम कैसे जो है अपने राज्य में जो क्या नाम है ट्री कवर को, ठीक है, बढ़ाया जाए। और ट्री कवर जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट भी अपने आप जो है अच्छे से डेवलप होगा। आपको पता है, देखिए फॉरेस्ट को डेवलप होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ट्रीज जब कई ढेर सारे ट्रीज, उनमें झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ भी एक फॉरेस्ट का एक अच्छा पार्ट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको वो लगता है कि झाड़ियों से क्या, तो झाड़ियाँ भी ज़रूरी होती है एक अच्छे फॉरेस्ट के संपूर्ण क्या कहते हैं विकास के लिए। ट्रीज तो जो है जहाँ अलग पनाह देते हैं, वहीं झाड़ियाँ छोटे जीव जंतुओं के लिए पनाह देती हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या, ये जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी माय डियर, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2001 को। और ये ऑपरेशन ग्रीन 2 महीने तक जो है, जब उस समय लॉन्च हुआ था, चलाया गया था इसी उद्देश्य से कि जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ सके, ट्री कवर बढ़ सके। अंतरिक्ष यान, बहुत ही देखिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझेंगे, बहुत आसान सा जवाब है। जो चक्कर लगा रहा है, मतलब एक अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है, अगर इससे एक शिप छोड़ा जाता है तो वह, मैं बार बार करना, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बहुत ही आसान है यार, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जवाब यूँ देंगे, तुरंत देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, अगर एक अंतरिक्ष यान है हो रहा है तो क्या होगा, देखो माय डियर, होगा यही कि क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ क्या वो उसी गति से गतिमान रहेगा। आप एक चीज़ बताइए, पहली बात तो देखो क्या होगा, जब वो चीज़ हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वहाँ पर एक रोल होता है ना, वो वहाँ पर उस हिसाब से काम नहीं करता हमारे कहाँ पर, अंतरिक्ष में। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष यान से जब हम छोड़ेंगे तो पहली बात तो सेफ छोड़ा जा रहा है ना, तो वह क्या पृथ्वी की ओर गिरेगा नहीं, कम गति से नहीं, वो उसी के साथ गतिमान होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू, अभी आप सभी जो है अलग अलग ग्रहों का ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो चीज़ें आपको अलग अलग समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? चलिए बताइए, किसे जो है, पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेट? चलिए आप लोगों ने तो देखते ही समझ गए होंगे, ये मोटर गाड़ियों के इंजन के अलावा जो है पहले उसका प्रयोग जो पुराने जनरेटर्स होते थे, आप जानते थे जब आपके घर में कभी शादी वादी या नॉर्मली तौर पर आता था तो उसमें आप देखिए लगा होता, तो उसका सही जवाब क्या है, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर इसका सही जवाब है। इसमें जो है कन्वेक्शन, जो है कन्वेक्शन, जी भैया, कन्वेक्शन के द्वारा जो इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा ठंडा बना रहे। बहुत जगहों पर तो जो है इसमें पानी भी डाला जाता था, लेकिन भैया ठीक है, उनका अपना एक अलग तरीका है। क्लियर, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर इन क्लासेज को देख लो अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपको ऐसी क्लासेज और अन्य चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना देखोगे कैसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 है, सूची 2 है। चलिए, ये ईंधन गैसें दी गई हैं, उनमें कौन से घटक होते हैं बताइए? CNG, LPG, कोल गैस, जल गैस। CNG और LPG में तो एक छोटा सा अंतर है, बाकी लगभग इनमें दोनों में काफ़ी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, ठीक है, और जैसे इनमें मेन जो है अगर मैं बता दूं तो मीथेन का बहुत बेसिकली अंतर होता है। ठीक है, यानी कि 1, 2 में AB का 2, 3 के आसपास ही होगा। क्लियर, तो बताओ। तो देखो CNG में क्या होता है दोस्तों, CNG में आपका जो है मेथेन और क्या इथेन का जो है मिक्सचर पाया जाता है। किसका? 1 मिनट माफ़ करिएगा, मैंने शायद गलत पे लगा दिया, 1 मिनट, ये हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन का। LPG में मेथेन और इथेन का, जी
अगर आपको शक हुआ कि अरे सर ये हम गलत पढ़े, नहीं नहीं गलत नहीं पढ़े, तुम सही हो, मैंने बस कलम चलाते समय जो है थोड़ी सी गलती कर दी, बाकी बिल्कुल सही है। एलपीजी में आपको मीथेन इथेन का अच्छे, इसमें मीथेन लगभग जो 90% के आसपास पाया जाता है, ठीक है 90%। बाकी 10% में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। वहीं इसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर देखा जाता है। वहीं आप आइए तो कोल गैस में आपको क्या देखने को मिलता है बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया था, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये 4 हो जाएगा, ये 1, यानी कि सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। मैंने आपको इतना समय दिया कि आप सोचें, क्योंकि इन दोनों में तो आप लोगों ने सोच लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आप जल गैस में भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी था, हाइड्रोजन यहाँ पर भी था, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन ये मीथेन का अंतर था। आप देखिए तो मीथेन माय डियर जल गैस में नहीं मिलेगा आपको, केवल कोल गैस में ही मिलेगा, क्योंकि मीथेन पता है ना बहुत हानिकारक गैस है, ठीक है। और जल गैस से जो है मतलब वाटर गैस से उसमें मीथेन की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर गैस इतना हार्मफुल नहीं होता है। इसीलिए जो है आप लोग को पता है ना कि हाइड्रोजन गैस को डेवलप करने की बात की जा रही है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन था, जी भैया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन थे भैया बताइए। तो जितने लोगों ने एक डायरेक्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, एडवर्ड जेनर। जी भैया एडवर्ड जेनर को जो है कहा जाता है, और इन्होंने ही जो फर्स्ट वैक्सीन आप देखे थे, फर्स्ट वैक्सीन इनके द्वारा ही लाया गया था। दरअसल इस समय जब विश्व भर में स्मॉल पॉक्स से जो है काफ़ी मौतें हो रही थी, स्मॉल पॉक्स से, तब इन्होंने जो है उस समय इस पर वर्क किया था और वैक्सीन लेकर आए थे, इससे काफ़ी लोगों की जान बची थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। देखिए आपको पता है कि भारत ने ऐसी मांग, ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने डायरेक्ट स्वतंत्रता की मांग की, पहले स्वतंत्रता मांगने के क्रम में भारत का भी देखिए मांग का भी एक क्रम रहा था। क्रम इस प्रकार रहा था, पहले उन्होंने कहा था कि भैया आप हमें अधिकार दीजिए। जब उन्होंने अधिकारों को देने की बात अस्वीकारी तो उन्होंने धीरे, लेकिन उन्होंने भारतीयों ने अपनी मांगों को पीछे नहीं हटे, वो अस्वीकार करते, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये चाहिए, डोमिनियन स्टेटस तक चले गए। फिर धीरे धीरे जो है क्या हो गया, इन्होंने कहा कि हम अपने देश को अपने हक से चलाएंगे, किसी के इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होगी, और फाइनली इसी बात पर जो है हमें अपना क्या स्वतंत्रता भी मिला था। खैर इस प्रश्न का यहाँ पर जो मांग करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है यहाँ पर क्या, सी सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने, ठीक है। सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर जी ने जो है यहाँ पर इसकी मांग की थी, ठीक है। ये दोनों नामों को आप लोग जानते होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में कितने तारीख को 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। कौन कौन मिलकर इन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर। देखिए यार 2 ही लोगों ने बम फेंका था, ठीक है, बम 2 ही लोगों ने फेंका था। ओके, उन्होंने कहा था कि जब बहरी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो शायद वो इससे जो है हमारी बातों को सुन सके, क्योंकि इतना धमाका भैया उन्हीं के सामने होगा। बेचारे डर गए थे, धमाका छोड़िए और डर गए थे। तो जितने लोगों ने क्या 1 और 4 जवाब दिया, भगत सिंह और क्या बटुकेश्वर दत्त जवाब दिया है वो सही कर लीजिए भैया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर जो है ये बम वहाँ पर फोड़ा था, ठीक है। आपको पता है फिर तीनों लोगों को जो है 23 मार्च 1931 को क्या हो गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अलग जहाँ बटुकेश्वर दत्त और इनको जो है अलग वजह से, वहीं जो सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। ये शायद पहले ही इनका मृत्यु हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, और इन तीनों को मिला था। उसी को क्या शहीद दिवस के रूप में भी जो है हम लोग मनाते हैं आज की डेट में इंडिया में, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें तो पता ही होंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के सिफारिश, ध्यान से पढ़ना, के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, ठीक है, यानी कि जब आपका टैक्स लगाया जाता है, अगर किसी भी देश में किसी भी चीज़ पर टैक्स लगाना है तो वो विधायिका में, मतलब उसको आप जो है कानून नहीं बना सके
जब तक कि राष्ट्रपति उस चीज़ को सिफारिश ना करें, मतलब राष्ट्रपति द्वारा उस चीज़ के बारे में आपको एक इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेशन ना आया हो, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, समझ गए। पूरे प्रश्नों का यहाँ पर क्या तात्पर्य वो मैंने बता दिया। बताइए, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 और अनुच्छेद 307। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, अनुच्छेद, यहाँ पर क्या जवाब दिया, ए, अनुच्छेद 117 जो है इसका सही जवाब है। ये जो प्रावधान की बात कर रहा है कि बिना इनके सजेशन के हम कोई भी नया टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं 266 आपकी ये बात करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको पता है जो भारत में फंड आपके निकलता है उसके लिए कोष बनाए, इसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। उससे जब पैसा निकालना होगा तो उसके लिए क्या हमें क्या परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। बिना परमिशन के, वो भी किसके, संसद की, बिना उसके जो है हम कोई भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। और 3 से 6 जो है, 306 और 307 जो है ये भी आपके टैक्स से ही जुड़े हुए हैं। इनमें ये बताया गया है कि जो पार्ट बी, फर्स्ट शेड्यूल के जो पार्ट बी वाले राज्य हैं उन पर जो है क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के, ठीक है, पार्ट बी वाले राज्य। अब आप लोग अगर इसके बारे में कहोगे सर ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो इतना अगर नहीं पढ़े हो तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब जान जाओगे, ठीक है। आज इतना ही जानो, बाकी सब पता लग जाए ना, कौन इतना डिटेल में बताए। टाइम, देखिए मैं टाइम मैनेजमेंट की हमेशा बात करता हूँ कि जितना जानो की ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे किस, इन जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी वाले राज्यों में जो ट्रेड और कॉमर्स को लेकर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाने हैं उनके संबंध में जो है यहाँ पर अनुच्छेद 306 में जो है जिक्र किया गया, ठीक है, उनके बारे में। अनुच्छेद 307 ये कहता है कि अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304, जी भैया, यहाँ तक अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 तक जो है यहाँ पर किस प्रकार से अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि नियुक्ति होगी, उसके बारे में जो है अनुच्छेद 307 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। चलो, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन की आप स्थापना की जाती है, हर फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल के लिए जो है अपना 5 साल तक अध्ययन करते फिर रिपोर्ट देती हैं, जिस रिपोर्ट पर क्या होता है, केंद्र सरकार जो है अगले अपने 5 साल के, आगामी 5 साल, जैसे अगर इस 5 साल के लिए सजेशन आ गया तो तुरंत जो है अगले 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति हो जाती है, जो चीज़ों को देखती है, समझती और सरकार को सजेशन देती है, और सरकार उसे अगले फाइनेंस कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन द्वारा अगले समय के लिए उसे क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। देखिए भैया, जो आपका कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स के बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र जो है नहीं आता है। जैसे कॉरपोरेट टैक्स जो है मेनली केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, और केंद्र सरकार के हिस्से का ही जो विभाजन होता है, आयकर विभाजन, वो यहाँ पर ऑलरेडी बता देता है कि केंद्र के हिस्से से जो टैक्स आ रहा है, जो क्या नाम है, सेस के द्वारा आ रहा है, इन सारी चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके बारे में फाइनेंस कमीशन बता देता है। तो एक ही चीज़ को 2 बार थोड़ी ना करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1 दिया आपके सामने, भाग 2 दिया है। बताइए यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम प्रयास, बड़े झटके का सिद्धांत, असंतुलित विकास का सिद्धांत और असंतुलित विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांतों को किसने किसने दिया था बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में सुने तक होंगे। तो भैया सुने नहीं हो तो आज जान जाओ, और इसमें जब आप जान जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, आवश्यक न्यूनतम सिद्धांत जो है आपके हार्वे लिविस्टन जी ने दिया था, ठीक है, हार्वे लिविस्टन जी ने दिया था। वहीं आपके बड़े झटके का सिद्धांत किसने दिया था, रोजेनस्टीन रोडान जी ने दिया था। और संतुलित विकास का सिद्धांत नर्स जी ने किया था। और असंतुलित विकास का सिद्धांत यहाँ पर क्या दिया था, हर्षमैन तथा सिंगर ने, ठीक है। समझ के ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये जो है ये 4 पॉइंट्स थे, इनको जो है देने वालों का नाम आपको पता होना चाहिए, हर्षमैन, सिंगर, नर्स, रोजेनस्टीन और हार्वे लिविस्टन, यानी कि 4 3 2 1, ये उल्टे क्रम में इसका सही जवाब है। ओके, सी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। बेसिकली ये भारत सरकार के साथ साथ इस कमेटी को आरबीआई की भी जो है आरबीआई ने भी गठित किया था। मतलब बेसिकली भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया था जो इंडिया में कैशलेस कैसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, मेरे ना बोलने के बाद भी यहाँ पर आपके सामने जवाब होगा। कितने लोग सही जवाब दिए। नीरज कुमार गुप्ता समिति की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी जो इन्हीं सब चीज़ों को देखता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। होता क्या है ना, करनाली नदी आपको पता है नेपाल से आती, ठीक है, उसी में जो एक नदी और मिलती है, वो नदी फिर आगे चलते बढ़ते बढ़ते क्या घाघरा नदी से नाम से जानी जाती है। ठीक है, और आपको पता है ब्रह्म घाट आपके जो है यूपी के किस जिले में पड़ता है, तो बहराइच जिला जानते हो। बहराइच जिले में जो है ये आपके ब्रह्म घाट नामक स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शारदा नदी की भैया इसका सही जवाब है, शारदा नदी को ही क्या काली नदी के नाम से भी कहाँ आपके नेपाल में जानते हैं। ठीक है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली और शारदा मिलती हैं और यही आगे बढ़ते बढ़ते क्या घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और आगे आते आते यही क्या सरयू के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, घाघरा सरयू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बताइए। सुरहा ताल पक्षी विहार ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है, आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ या बलिया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी बलिया में। जी भैया देखिए, बलिया में जो है ये एक नेचुरल लेक है, मतलब ये जो है प्रकृति द्वारा ही बनाया गया। इसमें जब बारिश होती है तो अच्छा खासा यहाँ पर माहौल और भी अच्छा हो जाता है। और ये आपके जो है बलिया के जो राजपुर गांव है, जी भैया राजपुर गांव में जो है ये स्थित है। दरअसल बलिया ज़िले के जो बलिया शहर है, बलिया शहर के ही थोड़ी सी दूरी पर वहाँ पर एक राजपुर गाँव है, वहीं पर आपको सुरहा ताल पक्षी विहार देखने को मिलता है। यानी कि आप बलिया शहर चले गए तो उससे से थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बलिया अगर जा रहे हो तो भैया पक्षी विहार देख लेना यार, ये सब अच्छी जगह होती है। अगर थोड़ा सरकार इन पर ध्यान देना तो घूमने के लिए अच्छी होती है, लेकिन घूमना मैं कहता हूँ ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे आप जो है उनके हैबिटेट में जो है घुस करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि हर इंसान समझदार नहीं होता। मैंने एक चीज़ देखा है, बेचारे ऐतिहासिक चीज़ों को छेड़छाड़ कर देते हैं, वो तो बेचारे जीव जंतु जो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उनको तो और परेशान करेंगे। केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। चलिए भैया बताइए कब तक के लिए बढ़ाया गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें देखिए क्या था, ये गवर्नमेंट द्वारा एक योजना लाई गई थी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है देश में अलग अलग राज्यों में जो है क्या करेंगे, केंद्र सरकार की योजना है कि हम एक सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाएंगे, जिससे हम क्या सोलर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक है, इसके लिए तमाम तरह की उसमें छूट और सभी राज्यों को प्रोत्साहन और जो कंपनियां आती हैं उनको प्रोत्साहन देने की चीज़ें थी। तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा चीज़ बताऊं तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोलर पार्क अगर कहीं पर लगा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोलर पार्क कहीं लगा हुआ है तो आपका राजस्थान है, जहाँ पर कितना 9, जी भैया 9 सोलर पार्क और अल्ट्रा सोलर पार्क और सोलर पार्क मिला करके 9 लगे हुए हैं। वहीं अगर बिजली उत्पादन किसी राज्य में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो आपका आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर 3050 मेगावाट सोलर ऊर्जा की उत्पादन जो है की जा रही है इस परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद आपका अगर पूछा जाए और कौन से राज्य, तो यूपी में भैया देखिए 7 पार्क हैं। ठीक है, यूपी में 7 हैं, एमपी में आपका जो है 8 है, गुजरात में जो है यहाँ पर आपके 7 पार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर यूपी, एमपी और गुजरात का मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। देखिए इसमें ये था कि हम जो है टोटल मिला करके 25 कितने टोटल 25
सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया था कि हम इसके अंतर्गत 20,000 मेगावाट, कितने भैया, 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और इसकी शुरुआत भैया की गई थी आपके भारत में कब? जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत एक मिनट, इसको कितने समय तक के लिए बढ़ाया गया है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है तो इसको भैया आपके बढ़ा के अब कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। कितने? 31 मार्च 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IMD, क्या है, IMD द्वारा यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको पता है, ये IMD द्वारा जारी किया गया, ठीक है, क्या नाम है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। जी भैया, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है, चलिए बताइए। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा ही बात है कि इस रैंक में जो है कुछ भारत सुधरा है, वरना ज़्यादातर रैंकिंग जब निकलती इंटरनेशनल की तो भारत की स्थिति दयनीय ही होती चली जा रही है। लोगों को अच्छाई दिख रही है। देखिए, हम भी चाहते इंडिया अच्छा हो, हम भी चाहते सभी चीज़ें अच्छी हो, लेकिन अच्छा होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो है चीज़ें अच्छी होती हुई दिखे भी ना दोस्तों। जब चीज़ें दिखेंगी नहीं, केवल आपको देखिए बोलने में और दिखने में अंतर होता है ना। दिखता कब है? जब ज़मीनी स्तर पर वो लागू। अब बोलने में क्या है, कुछ भी बोल दो, बोलने से क्या होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 40वां। जी भैया, 2019 से लेकर के 2021 के बीच में ये जो है भारत की रैंक जो है 43वीं थी, और इनमें 3 पायदान का फ़ायदा हुआ, अब ये 40वें स्थान पे आ चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें टॉप 3 अगर देशों की बात की जाए तो उनमें आपका टॉप 3 में जी भैया ना चीन है, ना क्या नाम है, USA है। इनमें आपका टॉप 3 में कौन है, डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क, आयरलैंड और आपका कौन है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर क्या है, आपके टॉप 3 देश हैं जिन्होंने कम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है अपना क्या फर्स्ट 3 पोजीशन हासिल किया है, ठीक है। इनमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 64 कंट्रीज़ को ही शामिल किया जाता है। सोचो 64 कंट्रीज में भारत 40वें स्थान पर आता है, ठीक है। आगे क्या ही बताया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत, एक मिनट माफ़ करिएगा, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, चलो मुख्य फसलें हैं यहाँ पर बताइए। फसल की बात कर रहा है, शस्य की नहीं, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चाय, रबर, नारियल, कहवा। जी भैया देखिए, ये आपको पता है बागानी कृषि आपके कहाँ पर देखिए, जहाँ थोड़ा सा जो है पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर जो है बागानी कृषि देखने में बहुत ही होता है। जैसे आपका केरल में रबर का अच्छा होता है, त्रिपुरा में अच्छा होता है। चाय तो आपको पता है कर्नाटका में, केरल में, असम में, ये सब तो है, दार्जिलिंग में। नारियल तो आपको पता ही है, कहवा तो आपको पता ही है, कर्नाटक केरल मिला करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इन्हीं कुछ एरिया के आसपास होता है, जहाँ ये क्या केरल और आपके कर्नाटक एरियाज वेस्टर्न घाट से लगते हुए हैं, और जो है क्या नाम है अच्छा खासा वहाँ पर ऊंचा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वहाँ की भूमि स्थलाकृति में। वहीं आपका असम आप देखते हैं कि माउंटेनियस रेंज का एक पार्ट है, जो हिमालय माउंटेनियस रेंज का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए भैया, आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी छोटी क्लास करते हैं। बताइए, DNA में मौजूद शर्करा होती है। मैं देखिए यहाँ पर एक चीज़ से बार बार कह रहा हूँ, रोज़ पढ़ो। आपसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, रोज़ पढ़ो। रोज़ पढ़ने से क्या होता है ना, एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है और आपको अच्छा भी फील होता है। जैसे मान के चलो रोज़ तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप किसी दिन अगर कम पढ़ करके उसे 3 घंटा कर दो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस 4 घंटे को शून्य कर दो या 1 घंटा कर दो तो दिक्कत है। मतलब थोड़ा मोड़ा देखिए, थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव चलता है। आप अगर उठा करके इतनी बड़ी चीज़ को तुम इतने बड़े पे ले आओगे तो भैया ये बहुत नुकसान हो जाएगा, इसे तुम फिर पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम उससे इतने को इतने पे ला करके कवर कर रहे हो तो जो इतने का गैप है ना, यू कैन मैनेज इट, ठीक है, यू कैन मैनेज इट, बट इतने का आप उल्टा कर दोगे, इतना मैनेज नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया देखिए इसका सही जवाब है डीऑक्सी राइबोज
डीऑक्सीराइबोज होता क्या है? डीऑक्सीराइबोज दरअसल जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो हमारे क्या होते हैं, फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, उनके निर्माण में जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, काम करता है। ये 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है। डीऑक्सीराइबोज जो है ये 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है आपका डीऑक्सीराइबोज, जो आपके क्या नाम है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो है फॉर्मेशन की क्या रीढ़ होती है। रीढ़ मतलब बैकबोन होता है। बैकबोन आप किसे कहते हैं? जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी साथ इस क्लास को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, रोज़ सुबह 10 बजे और भैया शाम को 6 बजे। बहुत जल्द मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव वाइज चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और ज़रूरी चीज़ों को वहाँ पर कवर किया जाएगा। क्योंकि भैया री एग्ज़ाम से पहले हमें अपने आप को एकदम पूरी तरह तैयार कर लेना है और इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़नी। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो यहाँ से पढ़ कर जाए, जो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से पढ़ कर जाए, कुछ लोग एक दिन पढ़ते हैं उनकी बात मैं नहीं कर, जो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर मेरी क्लास देख करके जाएगा उन्हें खुद ब खुद इसका फ़ायदा समझ में आएगा कि क्यों मैं कहता हूँ रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो। और हाँ, रिवीजन करना मत भूलो जो यहाँ से पढ़ कर जाओ। तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। आज तो कम ही शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। आज तो तुम्हारे पास टाइम मिल गया होगा, ठीक है। चलो इस बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर से कहता होगा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड।